हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। इसके पूर्व हम प्राचीन साहित्यकार पढ़ चुके हैं, उसके साथ में मध्यकालीन साहित्यकार पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज शुरू होने वाला टॉपिक है मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार, मतलब आधुनिक युग में कौन कौन से साहित्यकार मध्य प्रदेश में हुए थे। तो एक नया टॉपिक है ये, आधुनिक साहित्यकार। अब ये जो आधुनिक साहित्यकार हैं ये किसके हैं? मध्य प्रदेश के। तो बस ये यहां पे ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार। मध्य प्रदेश में जो आधुनिक रूप से साहित्यकार हुए हैं उन्होंने ऐसी कालजयी रचनाएं की हैं जो अभी तक जीवंत है। इसमें जो प्रमुख आपके व्यक्ति आते हैं या आपके जो रचनाकार आते हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी। तो पहले आधुनिक साहित्यकार में बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को। कहां पर बताइए? 4 अप्रैल 1889 को बावई गांव। कौन सा गांव है? बावई गांव। ये बावई गांव कहां आता है भैया? तो बावई गांव आता होशंगाबाद में। बावई गांव होशंगाबाद में हुआ था, ये ध्यान रखना। आया हुआ है क्वेश्चन ये कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो भैया बावई गांव होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। अब फिर क्या, माखनलाल जो चतुर्वेदी थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने शुरुआत जो अपनी की थी वो किससे की थी? पहले तो इनके बारे में देख लीजिए। पहले तो कवि है, उसके साथ में ये लेखक भी हुए हैं, और लेखक के साथ में ये क्या थे? पत्रकार भी थे। तो इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने कविताएं भी लिखी है, लेखन संबंधी कार्य, मतलब आपके संस्मरण हो गया है, उसके साथ में आपका खंड काव्य हो गया है, इसके बारे में इन्होंने भी यहाँ पर रचनाएं की हैं। और उसी के साथ में जो तीसरा जो पॉइंट बनता है वो कौन सा? पत्रकारिता। तो पत्रकारिता से इनका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्योंकि इनके जो पत्र पत्रिकाओं में जो प्रमुख रूप से आते हैं वो क्या आते हैं? एक पत्र था इनका, उस पत्र का नाम है क्या? कर्मवीर। कर्मवीर। ये क्वेश्चन आता है कि कर्मवीर किसका, ठीक है, पत्र है। तो कर्मवीर हो गया, उसके साथ में क्या भैया? प्रभा हो गई, और उसके साथ में प्रताप। ये इनकी क्या है? पत्र पत्रिकाएं हैं। तो अगर पूछते हैं कि ये आपका कर्मवीर है, प्रभा है या प्रताप है, ये किसकी या फिर किसके द्वारा लिखे गए पत्र पत्रिकाएं हैं, तो यहां पर आ जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। अब इन्होंने क्या किया? उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया। उत्कृष्ट साहित्य का सृजन। अब उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किसके संदर्भ में किया? तो उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया और किसकी आराधना की? मां भारती की। मां भारती की क्या की? आराधना। तो मां भारती की आराधना करने के कारण ही और उत्कृष्ट साहित्य सृजन करने के कारण ही माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। यह उपनाम पूछा ही जाता है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा किसी और को नहीं, यह हमारे माखनलाल चतुर्वेदी साहब को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। माखनलाल चतुर्वेदी है, इन्हें भैया ये पुरस्कार भी मिले हैं। पहले पुरस्कार के बारे में देख लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके कि भैया इनको किसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो पुरस्कार इनको मिला था 1955 में। 1955 में इनकी रचना का नाम क्या भैया? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी, ठीक है। तो हिम तरंगिणी के लिए 1955 में इन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब ये तो मिल गया साहित्य के क्षेत्र में। उसके साथ में ही 1963 में 1963 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया। क्या नाम भैया? पद्म भूषण दिया गया। क्या मिला? पद्म भूषण। पद्म भूषण 1963 में मिला और
फिर क्या, फिर ये कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है तो मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने भी क्या इनके योगदान को स्वीकारा, और स्वीकार करने के साथ में ही क्या किया, एक पुरस्कार शुरू किया। कब शुरू किया, 1951 में। 1951 में पुरस्कार शुरू किया, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। तो ये ध्यान रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब सिर्फ पुरस्कार के ऊपर ही सीमित न रहे, उसके साथ में ही क्या हुआ, इन्हीं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत फिर क्या हुआ, आगे बहुत सारे इनके लिए कार्य किए गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ शासन की तरफ से कि 1951 में ही क्या हुआ, एक विशाल, कौन, फेमस माखनलाल चतुर्वेदी, क्या, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय अगर पूछता है तो भैया ये कहां पर है, ये प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है आपके भोपाल में। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। अब फिर क्या, अब इनकी बात करते हैं रचनाओं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, रचनाएं, कि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। तो इनकी रचनाओं में अगर बात की जाए तो पहले तो दो रचनाएं तो पता ही होगी आपको, एक आता है हिम किरीटिनी या हिम किरीटनी, दूसरी आती है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, ये इनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं। हिम तरंगिणी के लिए इनको क्या मिला है, साहित्य का अकादमी पुरस्कार 1955 में। लेकिन अब मुख्य बात ये आ जाती है, एक इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बच्चों के लेसन में या पाठ में मिलती है, उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा भैया पूछे जाता है कि पुष्प की अभिलाषा किसकी साहित्यिक रचना है, तो वो किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की। उसके साथ में और भी रचनाएं हैं, ठीक है। पुष्प की क्या अभिलाषा है कि वो क्या करे, समर्पण करे, समर्पण करे, किसके लिए, मरण ज्वार के लिए, मरण ज्वार के लिए। मरण ज्वार के लिए क्यों करे, तो पुष्प की अभिलाषा, समर्पण, मरण ज्वार, और उसके साथ में ही क्या आता है, एक प्रसिद्ध रचना धूम्रवलय, धूम्रवलय। तो धूम्रवलय अगर पूछता है किसकी साहित्यिक रचना है तो वहां पर किसकी हो जाएगी, माखनलाल चतुर्वेदी साहब की हो जाएगी। उसके बाद भी है, क्या है, देखो युग चरण, एक कौन सी साहित्यिक रचना है, युग चरण। यहां पे देख लीजिए भैया, है ना, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वहां पे फिर दिख नहीं पाएगा, युग चरण। तो यह प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हो गई जिसमें हिम किरीटिनी है, हिम तरंगिणी है, पुष्प की अभिलाषा है, उसके साथ में समर्पण है, और समर्पण के साथ में ही क्या है भैया, धूम्रवलय है, और धूम्रवलय के साथ में है मरण ज्वार, और फिर आता है युग चरण, ठीक है। मरण ज्वार हो गया, ठीक है, और युग चरण, ये इनकी क्या हो गई, प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हो गई। ये काव्यात्मक रचना है, कौन सी रचनाएं हैं, काव्यात्मक। तो ये काव्य मतलब सीधा सा ये पद्य साहित्य के अंतर्गत लिखी गई है। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अलग से कुछ चीजें भी लिखी, ठीक है। इनके द्वारा क्या हुआ, एक संस्मरण लिखा गया था, संस्मरण। संस्मरण का नाम है समय के पांव, समय के पांव, ठीक है। और पूछ ला है कौन सा, क्या पूछ ले यहां पर कि समय के पांव क्या है, तो समय के पांव क्या है, एक संस्मरण है, और इसके लेखक है वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। इसी के साथ इन्होंने एक नाटक भी लिखा, उस नाटक का नाम क्या भैया, तो नाटक जो है उसका नाम है कृष्ण अर्जुन युद्ध। कौन सा, कृष्ण अर्जुन युद्ध, कृष्ण अर्जुन युद्ध। अब फिर कृष्ण अर्जुन युद्ध इन्होंने
लिख दिया। उसके साथ में फिर क्या हुआ, देखते जाना यहां पे ना। उसके बाद इन्होंने एक कौन सी रचना की, गद्य काव्य के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका गद्य काव्य। संस्मरण क्या है, तो संस्मरण समय के पांव है। कृष्ण अर्जुन युद्ध क्या है, तो कृष्ण अर्जुन युद्ध एक नाटक है और उसी के साथ में एक गद्य काव्यात्मक रचना है जिसे कहा जाता है रंगों की बोली। क्या कहा जाता है, रंगों की बोली। तो ये यहां पे याद रखना है कि रंगों की बोली क्या है, रंगों की बोली। रंगों की बोली यहां पर इन्होंने लिखी गद्य काव्य के अंतर्गत। अब इन्होंने क्या, निबंध भी लिखे थे। निबंध, निबंध के अंतर्गत जो है वो है पहला आपका कौन सा, अमीर इरादे गरीब इरादे। अमीर इरादे गरीब इरादे, ये इनका क्या है, निबंध है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अमीर इरादे और गरीब इरादे क्या है, तो भैया ये इनका निबंध है। उसके साथ में फिर क्या, अमीर इरादे गरीब इरादे के बाद एक और इन्होंने निबंध लिखा था। उस निबंध का नाम क्या भैया, तो वो है साहित्य के देवता और कला का अनुवाद। तो साहित्य के देवता और कला का अनुवाद किसकी निबंध संग्रह है, तो वो आपकी माखनलाल चतुर्वेदी का। साहित्य के देवता और कला का अनुवाद, कला का अनुवाद। एक और निबंध संग्रह इनका कहानी, क्या है, कहानी। तो ये इनका निबंध संग्रह हुआ किसका, माखनलाल चतुर्वेदी साहब का। ठीक है, रचनाओं में हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, पुष्प के अभिलाषा, समर्पण, मरण ज्वार, धूम्र वलय। उसके बाद में युग चरण, चरण किसके लिए, माँ। ठीक है, माता के चरणों में हम। तो एक और रचना इनकी माता। ठीक है, माता का ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये सभी रचनाएं किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की। अब फिर माखनलाल चतुर्वेदी के बाद जो दूसरे हमारे साहित्यकार आते हैं उनका नाम क्या भैया, गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध है, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1917 में। बताया जाता है कि श्योपुर में। कहां पर हुआ, श्योपुर। तो श्योपुर 1917 में। ठीक है, श्योपुर में इनका जन्म हुआ 1917 में। फिर क्या कहा जाता है कि भैया कौन सा, एक पॉइंट बनता है इनके संदर्भ में कि प्रगतिशील, प्रगतिशील और नई कविताओं, प्रगतिशील और नई कविताओं के मध्य सेतु का कार्य किसने किया है, तो वो किसने किया है भैया, तो वो गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहां तक कि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ। कहां पर हुआ, श्योपुर में हुआ। और उसी के साथ में इन्हें नई कविताओं और प्रगतिशील कविताओं के बीच का मध्य का सेतु कहा जाता है। अब फिर क्या इनकी रचनाओं की बात करें, तो रचनाओं में इनकी पहली रचना तो सबसे फेमस थी, मतलब आपकी जो सबसे सर्व प्रमुख जो रचना है वो कौन सी है आपकी रचनाएं, रचनाओं के अंतर्गत जो पहला है आपका वो है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। अब चांद का मुंह टेढ़ा ये तो हो गई, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा के साथ में एक और रचना है इनकी, सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी। ये दो रचनाएं हैं। उसके साथ में एक और इनकी है, कौन सी, कामायनी। कामायनी इनकी नहीं है, कामायनी एक पुनर्विचार की बात कर रहा हूं, पुनर्विचार। तो कामायनी एक पुनर्विचार है, वो भी किसकी साहित्यिक रचना है, वो गजानंद माधव मुक्तिबोध की साहित्यिक रचना है। अब उसके बाद क्या, एक और रचना है इनकी फेमस, भूरी भूरी खाक धूत।
भूरी भूरी खाक धूत, ये भी क्या है, इनकी साहित्यिक रचना है। और उसी के साथ में एक और लिखना है यहाँ पर, कौन सी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कि चांद का मुंह टेढ़ा सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, और भूरी भूरी खाक धूत, और उसके साथ में नई कविताओं का आत्मसंघर्ष, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष। तो नई कविताओं का आत्मसंघर्ष हो गया यहाँ पर। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन सी, कि चांद का मुंह टेढ़ा सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, और उसी के साथ में कौन सा, भूरी भूरी खाक धूत, नई कविता का आत्मसंघर्ष, और एक और रचना है एक साहित्य की डायरी। ठीक है, तो एक साहित्य की डायरी लिखने के साथ में ही मैं यहाँ पर इनकी रचनाओं को भी क्या देता हूँ, विराम। एक साहित्य की डायरी। लो भैया, ये हो गए हमारे दो प्रमुख साहित्यकार, जगह है नहीं, देख लेते हैं पहले इनके बारे में। मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो माखनलाल चतुर्वेदी साहब का आता है। 4 अप्रैल 1890 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, तो 4 अप्रैल 1890 को माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म है बाबई गांव। बाबई गांव कहां पर, होशंगाबाद में है। ठीक है, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी क्या थे, कवि थे, लेखक थे और पत्रकार। पत्रकार और पत्रकारिता के अंतर्गत इन्होंने कर्मवीर पत्र लिखा, प्रताप और प्रभा, ये इनसे संबंधित है। अगर पूछ ले कि प्रताप और प्रभा और कर्मवीर का संबंध किससे है, माखनलाल चतुर्वेदी से। उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन किया था, मां भारती की आराधना की, जिसके कारण एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी साहब को जाना जाता है। पुरस्कार मिला इन्हें 1955 में अपनी साहित्यिक रचना के लिए, साहित्यिक रचना हिमतरंगिणी के लिए। और कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1963 में पद्म भूषण मिला। 1951 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां पर है, भोपाल में है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। अब साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत जो काव्य रचना है आपकी, वो पहली है हिम किरीटिनी है, उसके साथ में हिम तरंगिणी है। अब हिम किरीटिनी हिम तरंगिणी के बाद शुरू होता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की क्या अभिलाषा है, पुष्प की यही अभिलाषा है, ठीक है, कि वो क्या कर दे, समर्पण कर दे। समर्पण करेगा और अपने देश के लिए क्या करेगा, मरेगा। तो ये समर्पण करने के साथ में मरण से मरण ज्वार, मरने के बाद आदमी किस में तब्दील हो जाता है, धुएं में। तो ये धूम्रवलय हो गया यहाँ पर। तो पुष्प की अभिलाषा, समर्पण, उसके साथ में ही क्या, यहाँ पर मरण ज्वार और धूम्रवलय। और धूम्र बनने के बाद में वो क्या, युग युग तक जाना जाता है, युग युग, ठीक है। तो ये युग चरण हो गया। और फिर क्या, माता, ये इनकी प्रमुख रचना है। संस्मरण में सीधा याद रखना है कि यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण, तो संस्मरण मतलब समय के पांव। तो समय के पांव क्या है, एक संस्मरण है जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। नाटक क्या है, नाटक देखते ही हम महाभारत के अंतर्गत, उसमें जो कृष्ण भगवान है वो संदेश देते हैं किसको, अर्जुन को, कि लो भैया अर्जुन करो युद्ध, ठीक है, अधर्मियों का करो नाश। यहाँ पर तो नाटक है, वो उसका नाम है कृष्ण अर्जुन युद्ध, ठीक है। तो यह नाटक के रूप में देखते हैं हम लोग कृष्ण अर्जुन को, ठीक है। तो वो नाटक हो गया आपका। गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं तो उसके अंतर्गत एक है आपकी कौन सी, रंगों की बोली है। अब निबंध क्या है, इनके निबंधों के अंतर्गत अमीर इरादे और गरीब इरादे, ठीक है, ये तो है, ये क्या है, निबंध। कि अमीर इरादे और गरीब इरादे क्या है, निबंध है माखनलाल चतुर्वेदी का। अब ये है, ये अमीर इरादे और गरीब इरादे किसके होते हैं, ये देवता के हैं, ठीक है, कि वो किसको अमीर बनाए किसको गरीब बनाए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर साहित्य के देवता। अब अमीर बनाने और गरीब बनाने की जो कलाकारी है वो किसने दिखाई है, देवता ने। तो साहित्य के देवता, और साहित्य के देवता की यही क्या है, एक कला है, ठीक है। वो यही क्या बन गई, आपका कला का अनुवाद है। तो 3 चीजें यहां पर ध्यान रखना है कि अमीर इरादे गरीब इरादे ये किसकी देन है, देवता की। तो साहित्य के देवता बन जाएंगे और ये देवता की ही क्या है, कला है, ठीक है। तो ये क्या बन गई यहाँ पर, कला का अनुवाद और ये कहानी। गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करते हैं। इनका जन्म 1917 में हुआ था, श्योपुर में हुआ था। कहां पर हुआ, श्योपुर में हुआ। बताया जाता है कि प्रगतिशील जो कविताएं हैं और उसके साथ में जो नई कविताएं उस समय प्रवर्तित हो रही थी, उनके मध्य जो सेतु का कार्य किया, उनके बीच में मध्यस्थ का कार्य किया, वो किसने किया, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया। अब भैया गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, इनका पहला जो रचनात्मक है वो कौन सी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। अब चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके साथ में ही क्या है, सतह से उठता आदमी, ठीक है।
चांद का मुंह टेढ़ा, सतह से उठता आदमी। ये चांद है, चांद को व्यक्ति कहां से देखता है? धरती की सतह से। ठीक है, कौन देखता है? आदमी दिखता है ना यहाँ पर। तो चांद का मुंह टेढ़ा, सतह से आदमी देखता है। ठीक है, और देखने के बाद आदमी क्या करता है? एक पुनर्विचार करता है। ठीक है, क्या करता है? पुनर्विचार। ठीक है, उसके बाद आती है भूरी भूरी खाक धूत, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष और साहित्य की डायरी। ठीक है, ये इनकी क्या है? इनकी रचना है। कौन सा? चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, सतह से उठता आदमी। ठीक है, और उसके साथ में ही क्या? ये भैया कामा, यानी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूत, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष और एक साहित्य की डायरी। ये हो गए हमारे दो साहित्यकार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद शुरू करने वाले हम सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आधुनिक साहित्यकार में हम जो तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, ठीक है, वो है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक ओजस्वी वीर रस से परिपूर्ण कवियत्री। ठीक है, ये जो है देश प्रेम के से संबंधित इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो पहले इनके जन्म के बारे में बात कर लें कि इनका जन्म कब हुआ था। तो बताया जाता है 16 अगस्त को हुआ था। 16 अगस्त 1904 को हुआ था इनका जन्म। और कहां पर हुआ था? निहालपुर में हुआ था। अब निहालपुर कहां भैया? तो निहालपुर वर्तमान में प्रयागराज के पास में है। और प्रयागराज है वो कहां है? वो यूपी राज्य के अंतर्गत। प्रयागराज यूपी है। निहालपुर क्या है? तो एक गांव है। निहालपुर यूपी, प्रयागराज। ठीक है, इनका संबंध यह है। तो मध्य प्रदेश में ये क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से इनका संबंध है, क्योंकि इनका जो विवाह है वो कहां हुआ था? इनका विवाह देख लेते हैं यहां पर। इनका जो विवाह हुआ था वो खंडवा में हुआ था। कहां हुआ था? खंडवा में। और खंडवा में किसके साथ हुआ था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। ठीक है, यहां पे सिंह मैंने कर दिया। और ये कहां के थे? खंडवा। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ में इनका विवाह खंडवा में हुआ था। अब इनकी जो रचना है वो देश प्रेम से है। वो बिल्कुल देश प्रेमी उसमें मिलता है। तो रचना के अंतर्गत जो है वो है आपकी झांसी की रानी। झांसी की रानी इनका कविता संग्रह है। अब झांसी की रानी के साथ में इन्होंने लिखी है यहां पर, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब वीरों का वसंत तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में तीसरी रचना आती है इनकी, जलियांवाला बाग में वसंत। जलियांवाला बाग में वसंत। अब जलियांवाला बाग में वसंत क्यों भैया? क्योंकि यहां पर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी? अंग्रेजों की गोलियों के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वो क्या हो गए थे? बिखर गए थे। तो एक तरीके से ये आ गया आपका बिखरे मोती। बिखरे मोती। अब किन्हीं के मोती बिखर गए, किन्हीं की क्या छूट गई? राखी। और ये राखी भी किसकी छूटी? ये छुट्टी है मुकुल और त्रिधारा की। तो मुकुल और त्रिधारा में इनकी क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। तो मुकुल और त्रिधारा इनकी रचना हो गई। अब फिर क्या? इनके चित्र बना दो। कैसे? सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र। बस ये हो गई कौन? रचनाएं किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब जो नेक्स्ट हमारे साहित्यकार आते हैं उनका नाम है भैया बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब हैं, ये साहित्यकार हमारे। तो इनका जो जन्म है वो 8 दिसंबर 1897 को बताया जाता है। कहां पर बताया जाता है? भयाना गांव में। कहां पर? भयाना गांव। अब भयाना गांव कहां है? तो ये वर्तमान में शाजापुर जिले में आता है। भयाना गांव वर्तमान शाजापुर। अब बालकृष्ण शर्मा, ठीक है, जिन्हें नवीन जी के नाम से भी जाना जाता है, 8 दिसंबर 1897 को भयाना गांव शाजापुर में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने क्या किया? प्रभा और प्रताप जो पत्र पत्रिका थे, इनके ये क्या बने? सहायक संपादक।
तो ये सहायक संपादक का ध्यान रखना, क्योंकि प्रभा और प्रताप के बारे में हमने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ा था, वो उसके संपादक थे। और सहायक संपादक की अगर बात की जाए प्रभा और प्रताप के बारे में, तो वो कौन है, हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन है। इनकी जो रचनाओं में अगर बात करें तो इन रचनाओं में मुख्य रूप से आती है उर्मिला। उर्मिला इनकी पहली रचना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, पहली रचना उर्मिला पहली रचना है। उसके बाद फिर क्या है, फिर आ रही है कुमकुम, कुम, फिर आती है रश्मि रेखा, रश्मि रेखा के बाद फिर आती है अपलक, अपलक के बाद आती है क्वासी, क्वासी के बाद आता है प्राणार्पण, प्राणार्पण। तो प्राणार्पण है तो ये क्या है भैया, खंड काव्य है। कौन सा काव्य है, खंड काव्य। तो बालकृष्ण शर्मा जो है उनका जन्म हुआ 8 दिसंबर 1897 को भयाना गांव शाजापुर में हुआ, ठीक है। और ये प्रताप और प्रभा के सहायक संपादक भी रहे हैं, और इसके साथ में इन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाएं यहाँ पर की हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हम देख चुके हैं। अब आते हैं हमारे कौन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र है, ये हमारे नेक्स्ट साहित्यकार हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इनका जन्म हुआ था 1913 में, 1930 का टिगरिया गांव। टिगरिया गांव कहाँ भैया, तो ये आता है आपका होशंगाबाद में, टिगरिया गांव होशंगाबाद। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, पत्रिका का नाम है कल्पना। क्या नाम है, कल्पना। कल्पना का इन्होंने क्या किया, संपादन किया था। ये जो होशंगाबाद क्षेत्र पड़ता है, इससे हमारे 3 से लेकर 4 तक प्रमुख साहित्यकार आएंगे, ठीक है, जिनमें हमने माखनलाल चतुर्वेदी को देखा है, फिर हमने किसको देखा है, हमने देखा है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र साहब को, ठीक है। अब इनकी जो अगर रचनाओं की मैं बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जो रचना आती है वो है यहाँ पर बुनी हुई रस्सी। कौन सी है, बुनी हुई रस्सी। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर इनकी रचनाएं, पहली है बुनी हुई रस्सी। अब बुनी हुई रस्सी जो इनकी रचना है, इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बुनी हुई रस्सी के लिए इनको क्या मिला, इन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके पहले हमने माखनलाल चतुर्वेदी जो होशंगाबाद से संबंधित थे, उनकी एक रचना थी हिम तरंगिणी, और हिम तरंगिणी के लिए उनको क्या मिला था, यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब भैया फिर क्या, 1972 में इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए, यह आपकी बुनी हुई रस्सी के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पर 1972 में इनको ये मिला था। अब उसके बाद एक और रचना इनकी अंधेरी रात। अंधेरी रात, अंधेरी रात के बाद आता है गीत फरोश। अंधेरी रात, गीत फरोश। गीत फरोश के बाद जो प्रमुख रचना आती है भवानी प्रसाद मिश्र साहब की, तो ये है सन्नाटा। सन्नाटा जो ये लिखी गई थी आपातकाल में। आपातकाल जब लगा था आपका, तो आपातकाल में लिखी गई थी। ये अंधेरी, ये रात नहीं करना, इसको अंधेरी कविताएं कर लेना। ये क्या, अंधेरी कविता है। तो अंधेरी कविताएं हो गई, गीत फरोश हो गई, और उसके साथ में क्या, सन्नाटा, ठीक है। तो ये सन्नाटा ये किस में लिखी गई थी, ये आपातकाल के समय लिखी गई थी। अब उसके बाद जो आते हैं हमारे नेक्स्ट साहित्यकार, उनका नाम है डॉक्टर बशीर बद्र।
डॉक्टर बशीर बद्र, इनका जो जन्म हुआ था वो 1945 में हुआ, 1945। कहाँ हुआ भैया? तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। कहाँ हुआ? अयोध्या। अब अयोध्या तो सभी को पता है कहाँ पर है, यूपी में। लेकिन ये मध्य प्रदेश में आए और कहाँ पर निवास करने लगे? तो ये निवास करने लगे भोपाल में। अब भोपाल में निवास करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया भैया? एक कविता संग्रह लिखा, उसका नाम क्या है? आस। आस, ठीक है, ये काव्य संग्रह है इनका। तो आस काव्य संग्रह के लिए 1994 में, 1994 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पुरस्कार मिल गया। तो भैया डॉक्टर बशीर बद्र का संबंध किससे है? तो ये भोपाल से है और इनका जन्म है 1945 में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या, यूपी में हुआ था। और इसके साथ में ये भोपाल में निवास करने लग गए थे और इन्होंने एक आस करके कविता संग्रह लिखा, जिसके कारण 1994 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर बशीर साहब की एक और रचना है, उसका नाम मैं यहां लिखवा देता हूं, उजालों की परीक्षा। उजालों की परीक्षा, ठीक है, इनकी रचना का नाम है ये उजालों की परीक्षा, हिंदी तुम्हारे लिए। हिंदी तुम्हारे लिए। उजालों की परीक्षा किसके लिए? हिंदी तुम्हारे लिए, ठीक है। अब जो हमारे नेक्स्ट साहित्यकार आते हैं वो हरिशंकर परसाई साहब आते हैं। कौन आते हैं? हरिशंकर परसाई। तो इनका जन्म हुआ था 1924 में जमानी गांव होशंगाबाद में, ठीक है, जमानी गांव होशंगाबाद में। तो हरिशंकर परसाई के बारे में देखना है यहां पर, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म, ठीक है, 1924 में हुआ था, 1924 में। कौन सा गांव? जमानी गांव में हुआ था। अब ये जमानी गांव कहां पर है? तो ये वापस कहां पे आ गया? होशंगाबाद में आ गया। कहां पर? होशंगाबाद। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद, उसके साथ में ही कौन? ये आपके भवानी प्रसाद मिश्र। इनका संबंध किससे? होशंगाबाद से इनका संबंध रहा है। और कौन भैया? और ये हरिशंकर परसाई, इनका संबंध भी कहां पर? जमानी गांव है। और जमानी गांव कहां पर है? तो ये इनका होशंगाबाद से इनका संबंध रहा है। अब हरिशंकर परसाई के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या है? तो ये क्या है? व्यंग्यकार है। मतलब अपनी रचनाओं से, अपने जो कथन है उसके द्वारा ये क्या करते हैं? अन्य लोगों के ऊपर सीधा सा तीखा प्रहार कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रख्यात व्यंग्यकार है। और उसके साथ में ही क्या, इनकी एक मासिक पत्रिका थी, उस मासिक पत्रिका का नाम है वसुधा और प्रहरी। क्या नाम है? वसुधा और प्रहरी। वसुधा और प्रहरी का संबंध अगर पूछता है तो ये किससे है? ये हरिशंकर परसाई से है। ये मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका, ठीक है। अब हरिशंकर परसाई साहब, इनकी अनेक रचनाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। उन रचनाओं में जो प्रमुख रूप से आती है हमारी, वो है व्यंग संग्रह है इनका। क्या? व्यंग संग्रह। उसका नाम क्या है? विकलांग श्रद्धा का दौर। व्यंग संग्रह, इस व्यंग संग्रह का नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर। अब विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इनको क्या मिला भैया? इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब यहां पे ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद संबंधित है, उनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भवानी प्रसाद मिश्र साहब है, इनकी बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये हरिशंकर परसाई साहब है, इन्हें भी विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, व्यंग्य संग्रह के लिए 1982, ठीक है, इनको क्या मिलता है? ये मिलता है इनको आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब उसके बाद में इनके उपन्यास, उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। उपन्यास में आता है रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की
कहानी। तो रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित उपन्यास है और इनका ही एक उपन्यास है तट की खोज। क्या है? तट की खोज। इसके साथ में इन्होंने एक कहानी लिखी थी, वो कहानी खासी फेमस हुई थी, उसका नाम है भोला राम का जीव। किसका नाम? भोला राम। भोला राम का जीव, ये इनकी प्रसिद्ध क्या थी? कहानी थी। अब व्यंग्य संग्रह स्पेशल इसलिए लिखवाया है ये विकलांग श्रद्धा का दौर, क्योंकि इनको यहां पर क्या मिल गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, कहानी है भोला राम का जीव। और भी इनको क्या मिले हैं? यहां पर व्यंग मिले हैं, मतलब इन्होंने व्यंग का क्या किया है? रचनाएं की और क्या किया है। तो व्यंग में जो पहला व्यंग आता है इनका, वो आता है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। फिर आता है काग भगोड़ा। काग भगोड़ा। फिर आता है भूत के पांव पीछे। भूत के पांव पीछे। अब व्यंग से ही मालूम पड़ रहा है कि ऐसी रचनाएं हैं वो क्या होगी? व्यंग के रूप में ही मानी जाएंगी। अब ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, काग भगोड़ा है, और काग भगोड़ा के साथ में ही क्या भैया? हमारा भूत के पांव पीछे है। और उसके साथ में ही जो लास्ट आता है वो है हमारा पगडंडियों का जमाना। क्या है? पगडंडियों का जमाना। तो ये भी क्या है? इनका एक व्यंग है, व्यंग रचना है, पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना। तो ये हमारे प्रमुख साहित्यकार हुए हैं यहाँ पर आधुनिक रूप से। पहले नंबर से हमने शुरू किया था किसके बारे में? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को कहां पर हुआ था? तो ये निहालपुर प्रयागराज में यूपी में हुआ था। इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह, कहाँ के निवासी? खंडवा से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, खंडवा निवासी से इनका विवाह हुआ। रचनाओं में फेमस है इनकी, अगर ये पूछ भी ले 21 रस की कवि है तो ये मुख्य रूप से कौन सा? वीर रस से, ठीक है, रचित रचनाएं करती है। झांसी की रानी, वीरों का केसाव वसंत, जलियांवाला बाग में वसंत, बिखरे मोती और राखी, मुकुल और त्रिधारा, सीधे साधे चित्र। आ रहा समझ में? झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में वसंत, वीरों का केसाव वसंत, बिखरे मोती, राखी, सीधे साधे चित्र, और किसके? मुकुल और त्रिधारा के। उसके बाद शुरुआत करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब की। इनका जन्म है वो 8 दिसंबर 1897 को भयाला गांव शाजापुर में हुआ था। और इनके द्वारा प्रभाव और प्रताप जो माखनलाल चतुर्वेदी साहब के जो पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी उनके ये सहायक संपादक भी रहे थे। रचनाओं में पहली बात अगर बात करें कि उर्मिला, तो उर्मिला किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की क्या है? पहली रचना है। अब उर्मिला के साथ में आती कुमकुम, कुमकुम के साथ में रश्मि और रेखा। कौन है? रश्मि और रेखा। अपलक है, क्वासी है, और प्राणार्पण क्या है? ये खंड काव्य है। ये किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। नेक्स्ट आता है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र साहब। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में टिगरिया में हुआ। टिगरिया गांव कहां पर है? तो ये होशंगाबाद में है। और इनके द्वारा एक कल्पना, कल्पना क्या है? पत्रिका, इसका क्या किया? संपादन किया भवानी। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा कल्पना। इनकी एक साहित्यिक रचना है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब भैया फिर क्या? अंधेरी कविताएं। ठीक है, अंधेरी कविताओं में क्या मिले आपको? गीत। और गीत के का ये फिर आपकी रचना कौन सी? सन्नाटा। सन्नाटा कब लिखी गई थी? आपातकाल के समय, 1975 के आसपास लगा था ये। ठीक है, फिर आता है कौन? डॉक्टर बशीर बद्र। तो डॉक्टर बशीर बद्र का जो जन्म है 1945 में हुआ था। कहां पर हुआ था? अयोध्या यूपी में हुआ था। इनका निवास स्थल मध्य प्रदेश के भोपाल में रहा है। और आज इनका एक काव्य संग्रह है जिसके लिए 1994 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये मेन तो ये याद रखना है कि किसको किस क्षेत्र के लिए, किस विशेष रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लेकिन हरिशंकर परसाई और माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें कोई स्पेशल नहीं। इनकी सारी की सारी क्या है? महत्वपूर्ण रचना, उनमें सारी याद रखनी पड़ेगी। उजालों की परीक्षा हिंदी तुम्हारे लिए है, तो ठीक है, आज याद रखना है यहाँ पर डॉक्टर बशीर बद्र के लिए। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में हुआ। जमानी गांव कहाँ है? जमानी गांव होशंगाबाद में। ये क्या है? हरिशंकर परसाई ये आते हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार के अंतर्गत। वसुधा और प्रहरी क्या है? तो ये मासिक पत्रिका है जिनका संपादन किसने किया था? हरिशंकर परसाई के द्वारा किया गया था। व्यंग संग्रह है विकलांग श्रद्धा का दौर, और विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया।
उपन्यास अगर आता है तो उसमें आता है नेक्स्ट आपका रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। ये मोस्ट आईएमपी है। रानी नागफनी की कहानी किसके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो वो है आपके हरिशंकर परसाई के द्वारा। ये स्कूल माध्यम में जो आपका पार्ट है उसमें मिलेगा। ये आपको भोलाराम का जीव कहानी, ठीक है, भोलाराम के जीव के बारे में बताएंगे। और उसके बाद व्यंग है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र की बात करेंगे, ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, काग भगोड़ा, पगडंडियों का जमाना और भूत के पांव पीछे, ये सब के सब किसकी रचना है? तो ये हरिशंकर परसाई की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट साहित्यकारों की ओर। अब आधुनिक साहित्यकारों में हम शुरू कर रहे हैं शरद जोशी जी के बारे में। शरद जोशी नाम सुने होगा आप लोगों ने, शरद जोशी। ये शरद जोशी साहब है, इनका संबंध कहां से है भैया? ये आता है क्वेश्चन यहां पर। पहले शरद जोशी साहब कौन है? तो ये तो साहित्यकार है, लेकिन साहित्यकार में कौन है? ये व्यंग्यकार है। कौन है? व्यंग्यकार। तो शरद जोशी एक व्यंग्यकार है। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 21 मई 1931 को। कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। और ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे, इन्होंने नई दुनिया जो समाचार पत्र है, नई दुनिया के लिए इन्होंने क्या किया? व्यंग लिखा। पहले यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं तो इनकी रचना मत समझ लेना। यहाँ पर नई दुनिया एक क्या है? समाचार पत्र है। और ये समाचार पत्र है, इसके लिए ये क्या कर रहे हैं? व्यंग लिख रहे थे, ठीक है। अब शरद जोशी साहब की क्या देखते हैं रचनाएं, कि प्रसिद्ध रचनाएं इनके द्वारा कौन सी की गई है। तो इनकी रचनाओं में जो प्रमुख रूप से आती है वो आती है अंधों का हाथी। अंधों का हाथी, अंधों का हाथी इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके साथ में है एक था गधा। एक था गधा, ये क्या है? नाटक है। इसके बाद मैं केवल मैं केवल मैं, तो ये क्या भैया? उपन्यास। एक रचना इनकी तिलिस्म। तो तिलिस्म में क्या है? कहानी। तिलिस्म में क्या है? कहानी। अन्य रचनाओं में अगर बात करूं मैं तो ये आता है जीप पर सवार इल्लिया। जीप पर सवार इल्लिया। उसके साथ में ही क्या? फिर किसी बहाने से, फिर किसी बहाने से, परिक्रमा और राह किनारे बैठ। राह किनारे बैठ, ये यहां से लेके जीप पर सवार इल्लियों से लेकर फिर किसी बहाने से, परिक्रमा और आपका राह किनारे बैठ, ये सभी की सभी अगर बात करें तो ये आता है किसके अंतर्गत? ये निबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? निबंध। ये इनकी क्या लिखे हुए? निबंध है। तो शरद जोशी साहब के बाद फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे साहित्यकार मुल्ला रामोजी। मुल्ला रामोजी हैं। ये कहां संबंधित है भैया? तो इनका जन्म हुआ था 21 मई 1896। अब मुल्ला रामोजी का जन्म कहां हो सकता है? तो भोपाल में हो सकता है। हो सकता है क्या? हुआ ही है। मुल्ला रामोजी का जन्म 21 मई, ठीक है, और 1896 को भोपाल में हुआ था। ये क्या? मुल्ला रामोजी ये प्रसिद्ध शायर है। शायर कहते हैं, ठीक है, शायर एवं उसके साथ में क्या? गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता। क्वेश्चन आता है कि गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता। तो शायर थे, गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता कौन है? मुल्ला रामोजी। मुल्ला रामोजी का पूरा नाम अगर पूछ ले तो फिर क्या बताना है? तो पूरा नाम इनका मैं यहां बता देता हूं। इनका पूरा नाम है मोहम्मद सिद्दीकी क्या? मुल्ला रामोजी, ठीक है, या रामोजी जो भी आता है।
मोहम्मद सिद्दीकी, ठीक है, सिद्दीकी मुल्ला रमोजी, इनका पूरा नाम है। अब भैया इन्होंने क्या की, वही करेंगे जो करना है इनको, रचनाएं। रचनाओं की अगर हम बात करें यहां पर, तो इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हुआ, ठीक है। उन रचनाओं में अगर मैं बात करूं तो वो आती है एक आपकी औरत जात, औरत जात, फिर यहां आता है अंगूरा, फिर आते हैं शादी, उसके बाद में औरत जात, अंगूरा और उसके साथ में आती है शादी। अब शादी के बाद क्या भैया, शादी के बाद इनकी नेक्स्ट जो रचना है जिंदगी, लाठी और भैंस, लाठी और भैंस, फिर आती है ख्वातीन, ख्वातीन, और एक है गुलाबी डायरी, गुलाबी डायरी। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भैया, ठीक है। ये मुल्ला रामोजी 21 मई 1896 को इनका जन्म होता है भोपाल में। भोपाल में ये प्रसिद्ध शायर है और उसके साथ में गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता। इनके पूरा नाम अगर पूछते हैं तो मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामोजी है, ठीक है। रचनाओं में इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं हमने देख ली है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट साहित्यकार आते हैं वो है कवि प्रदीप। कौन है? कवि प्रदीप। तो कवि प्रदीप है, इनके बारे में देख लेते हैं। कवि प्रदीप ये साहित्यकार है। इनका जो जन्म है 6 फरवरी 1915 को इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ भैया बड़नगर। बड़नगर कहाँ पर है? तो बड़नगर उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन का भाग है। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को कहां पर हुआ? बड़नगर उज्जैन में हुआ। इनके द्वारा क्या लिखे गए? प्रसिद्ध गीत लिखे गए। क्या लिखे गए हैं? प्रसिद्ध गीत। प्रसिद्ध गीत में पहला है ये दूर हटोए दुनिया वालों, दूर हटोए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। ये इनका पहला प्रसिद्ध गीत है। उसके बाद ये इनकी रचनाएं भी है ना, समझ लेना है पर। फिर एक प्रसिद्ध लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ गीत, कौन सा? ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, और उसके साथ में ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये प्रसिद्ध गीत है। ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये आपके कवि प्रदीप के द्वारा लिखे गए हैं। अब उसके बाद जो हम बात करते हैं तो वो आते हैं हमारे गिरिजा कुमार माथुर। कौन आते हैं? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर, ये साहित्यकार गिरिजा कुमार माथुर साहब, इनका जो जन्म है वो कब होगा? तो ये होगा आपका लगभग, ठीक है, फरवरी तो इधर आपका हो जाएगा 22 अगस्त के आसपास हुआ था 1917। 22 अगस्त 1917 को कहां पर हुआ? ये कुमार है, कुमार मतलब अशोकनगर, ठीक है, अशोक कुमार की बात कर रहा हूं यहां पर। तो अशोकनगर में हुआ था इनका जन्म। गिरिजा कुमार माथुर साहब हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 22 अगस्त को। 22 अगस्त को कहां पर? 22 अगस्त सन भी देख लें पहले हम लोग, ठीक है, 1917, ठीक है। 1917 में थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। चेंज इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि ये इनका जो जन्म है वो थोड़ा सा 1919 करेंगे। क्या करेंगे? 1919। 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर में इनका जन्म हुआ था।
इनकी रचनाओं में है कौन सा? मैं वक्त के सामने, मैं वक्त के सामने। तो ये मैं वक्त के सामने इनकी प्रसिद्ध रचना है और इस रचना के लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। लो भैया, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको यहां पर मिल गया। और रचनाओं की बात करो तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कौन सी? नाश और निर्माण। कौन सी भैया? नाश और निर्माण। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हुआ करते थे। किसकी? गिरजा कुमार माथुर की। अब उसके बाद अगर बात करें इनकी और अन्य रचनाओं के बारे में, तो इनके अन्य रचनाओं में जो है मंजीर है, मंदार है। क्या है? मंजीर और मंदार। दो रचनाएं वो देख लेना, वैसे दो तो इंपॉर्टेंट है आपकी ही से ऊपर वाली। एक है यहाँ पे, उसके बाद मंजीर और उसके साथ में है मंदार। मंजीर और मंदार। ये कौन साहब हुए? ये हो गए गिरजा कुमार माथुर साहब। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करते हैं? नेक्स्ट हमारे साहित्यकार। साहित्यकार में अगर फिर आता है स्थान आपका, तो किसकी बात करता हूं मैं? बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ? तो भैया इनका जन्म हुआ था पहले तो 10 फरवरी को। कहां? वो भी देखेंगे, लेकिन 1931 में। 10 फरवरी 1931 को बाल कवि बैरागी का जन्म हुआ रामपुर गांव में। अब रामपुर गांव कहां? तो ये मंदसौर जिले में। कहां पर है? मंदसौर जिले में। ठीक है, इनका मूल नाम अगर पूछ ले आपसे, तो इनका मूल नाम है नंदराम दास। क्या नाम है? नंदराम दास। बाल कवि बैरागी की अगर मैं बात करता हूं, तो इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनमें रचना है वो है चांद में धब्बा। चांद में धब्बा। फिर है दो टूक। दो टूक, टमाटर है ना, दो टूक। चांद में धब्बा, दो टूक, और उसके बाद एक और फेमस रचना है इनकी, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ठीक है, एक और देख लो फिर, यहां तक पहुंचे हैं तो। भावी रक्षक देश के। भावी रक्षक देश के, ये सभी रचनाएं किसकी? बाल कवि बैरागी की। तो बाल कवि बैरागी का जन्म कहां हुआ? तो रामपुर मंदसौर में हुआ था। कब हुआ था? 10 फरवरी 1931 को हुआ था। और इनकी ये प्रमुख रचना है, ये हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद एक और कवि आ जाते हैं आपके। कौन? वो कवि हैं आपके द्वारका प्रसाद मिश्र। तो द्वारका प्रसाद मिश्र का नाम तो सुना ही होगा आपने मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में। तो द्वारका प्रसाद मिश्र साहब है, इनका जो जन्म है वो कब होता है? तो इनका जन्म होता है 5 अगस्त को होता है। 5 अगस्त को होता है 1901 में। और इनका जन्म कहाँ होता है? उन्नाव में। अब उन्नाव कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। 5 अगस्त 1901 को उन्नाव यूपी में इनका जन्म होता है भैया। लेकिन उसके साथ में इनका राजनीतिक सफर मध्य प्रदेश में शुरू होता है और 1963 से लेकर 1967 तक ये मध्य प्रदेश के क्या रहते हैं? सीएम बन जाते हैं। ठीक है, 1963 तो 1967 तक ये क्या रहते हैं? मध्य प्रदेश के सीएम। अब उसके बाद क्या है? इनकी रचनाओं में अगर हम बात करें तो एक है कृष्णायन। कृष्णायन, कृष्णायन। और दूसरी है लिविंग एन एरा। लिविंग एन एरा। तो लिविंग एन एरा ये है इनकी आत्मकथा। आत्मकथा। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हो गई। किसकी? द्वारका प्रसाद मिश्र की। अब पहले हम यहां से ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने कितने पढ़े। उसके बाद भी अभी बचते हैं। कौन बचते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बचते हैं। उसके साथ में कौन बचते हैं?
अमृतलाल बेगड़ बचते हैं। ठीक है, ये प्रसिद्ध भी आपके क्या रचनाकार या साहित्यकार भी क्या है, बचे हुए हैं। तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं भैया कि शरद जोशी साहब है, ये क्या है, व्यंग्यकार है। और शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को कहां पर हुआ था, उज्जैन में हुआ था। देखिए जन्म डेट से कोई ज्यादा आपको कोई इश्यू नहीं करना है, ठीक है, कोई बर्थडे मनाने नहीं जाना है हमें, ठीक है, लेकिन स्थान का नाम याद रखना है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये स्थान है ना, ये पूछे जाते हैं कि शरद जोशी का संबंध किससे है, तो ये उज्जैन से है। ये नई दुनिया समाचार पत्र के लिए क्या करते हैं, व्यंग्य लिखते थे। रचनाओं में अगर बात करें कि अंधों का हाथी है, एक था गधा। अब गधा क्या है, गधा किसको बोलते हैं, जो क्या करता है, आदमी ज्यादा नाटक करता है, वो गधा हो गया। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैं केवल मैं, ये क्या है, उपन्यास है। और तिलिस्म क्या है, ये इनकी कहानी है। अब भैया निबंध संग्रह की अगर बात करूं मैं यहां पर जोशी साहब के, तो ये आपका जीप पर सवार इल्लियां, फिर किसी बहाने से परिक्रमा और राह किनारे बैठ। अब आते हैं मुल्ला रामोजी। मुल्ला रामोजी का जो जन्म है वो 21 मई 1986 गलत हो गया है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पर ये 1986 नहीं है, 1896 है, 1896 है। तो मुल्ला रामोजी का जन्म हुआ था, कब हुआ भैया, ये 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ था। ये शायर और गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता इनको माना गया है। इनका पूरा नाम है मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामोजी, इनका नाम है। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो अलग तरीके की लिख दी है। ठीक है, पहले कौन सी जात, औरत जात, फिर कौन, अंगूरा, ठीक है, और फिर शादी, शादी के बाद जिंदगी, जिंदगी के बाद लाठी और भैंस, फिर ख्वातीन, और फिर लिख दी गुलाबी डायरी। ये इनकी प्रसिद्ध क्या है, रचना है। कवि प्रदीप है। कवि प्रदीप का जो जन्म है वो बड़नगर में हुआ। कहां पर, बड़नगर। और बड़नगर कहां पर, उज्जैन में। तो कवि प्रदीप का संबंध किससे, बड़नगर से है। और बड़नगर उज्जैन में आता है 6 फरवरी 1915 को। इनके द्वारा प्रसिद्ध गीत कौन से लिखे गए, ठीक है, दूर हटो हिंदुस्तान, दुनिया वाला हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है। उसके साथ में मेरे वतन के लोगों, ये वाला भैया सुन भी लेना एक बार। गिरिजा कुमार माथुर की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो इनका संबंध किससे है, अशोकनगर से है। कुमार तो सीधा याद रखना अशोक कुमार, ठीक है, तो ये कुमार मतलब है आपका अशोक, ठीक है, अशोकनगर। यहाँ पर जन्म 22 अगस्त 1919 को हुआ था। इनकी रचनाओं में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है कौन सी, मैं वक्त के सामने। मैं वक्त के सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसको, गिरिजा कुमार माथुर साहब को। नाश और निर्वाण और मंजीर और मंदार, ये ऊपर वाली दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, मैं वक्त के सामने, नाश और निर्वाण। बाल कवि बैरागी का जन्म कहां पर हुआ, रामपुर गांव में। रामपुर गांव कहां पर है, मंदसौर में है। और बाल कवि बैरागी का जन्म 10 फरवरी 1931 को हुआ। मूल नाम पूछा गया है किसका, बाल कवि बैरागी का, कि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है, तो भैया इनका नाम है क्या, ये नंदराम दास। ये क्या करते हैं, चांद में धब्बा लगा देते हैं और 2 टूक अपनी बात कहते हैं कि भैया मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चांद में धब्बा, ना कि चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, वो हमने अलग पढ़ लिया है। उसके बाद यहां पर चांद में धब्बा, 2 टूक, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। क्यों, क्योंकि मैं भावी देश का रक्षक हूं, ठीक है, भावी रक्षक देश के। द्वारका प्रसाद मिश्र है, ये उन्नाव यूपी से संबंधित है। 5 अगस्त 1901 को इनका जन्म हुआ था। लेकिन मुख्य बिंदु ये यहां पर है कि भैया 1963 से लेकर 1967 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे थे। कौन, ये आपके द्वारका प्रसाद मिश्र। इनके द्वारा क्या लिखी गई है, कृष्णायन, ठीक है। और कृष्णायन के साथ में क्या लिखी गई है, लिविंग एन एरा। तो लिविंग एन एरा इनकी क्या है, आत्मकथा है। और ये है, ये आपका महाकाव्य है, कौन, कृष्णायन। तो कृष्णायन महाकाव्य किसकी रचना है, तो ये द्वारका प्रसाद मिश्र की है। और उसके साथ में ही ये आपका लिविंग इन एरा, ये इनकी क्या है, आत्मकथा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब एक महान साहित्यकार हमारे मध्य प्रदेश में हुए हैं जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के साहित्यकार भी। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। कहां पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर में। तो ग्वालियर, यहां पर ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहां हुआ, तो भैया ग्वालियर में हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कुछ पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित किए गए थे, पत्र और पत्रिकाएं। पत्र पत्रिका के अंतर्गत जो आते हैं उसमें है आपका वीर अर्जुन, क्या आता है, वीर अर्जुन।
अगर पूछ ले यहां पर कि वीर अर्जुन किसका पत्र है, तो वीर अर्जुन, ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। ठीक है, अब राष्ट्र को इन्होंने सर्वोपरि रखा था। एक और इनका पत्र पत्रिका में आता है राष्ट्र धर्म। क्या आता है? राष्ट्र धर्म। तो ये इनकी प्रसिद्ध क्या हो गई? पत्र पत्रिका है। अब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को क्या मिला? भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, अब इनकी रचनाएं अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए थे। ठीक है, और इनकी रचनाओं के अंतर्गत में पहली जो रचना है, मतलब मैं यहाँ पे क्रम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें है मेरी 51 कविता है। मेरी 51 कविताएं, संसद में 3 दशक, संसद में 3 दशक, राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें। उसके बाद ये फेमस रचना केदी कवि राय। क्या है? केदी कवि राय की कुंडलियां, कुंडलियां, केदी कवि राय की कुंडलियां। फिर आता है मृत्यु या हत्या, मृत्यु या फिर क्या भैया? हत्या। और आखिरी में आता है आपका अमर बलिदान, अमर बलिदान। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो प्रसिद्ध रचना है वो ऊपर मैंने लिखी है यहाँ पर। एक मेरी 51 कविताएं हैं, संसद में 3 दशक, राजनीति की रपटीली राहें, केदी कवि राय की कुंडलियां, ठीक है, और उसके साथ में मृत्यु या हत्या और अमर बलिदान। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? ये आपके प्रसिद्ध व्यक्ति मध्य प्रदेश के कौन? अमृतलाल बेगड़। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ भी बोलते हैं, बेगड़ भी। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ साहब का जो जन्म है वो हुआ था 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर में। ये याद रखना है यहाँ पर, जबलपुर। अमृतलाल बेगड़ का जन्म हुआ 3 अक्टूबर 1928 को। कहाँ पर हुआ? जबलपुर में हुआ। और भैया इन्होंने क्या किया? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पहले तो ये है कौन, ये देख लो आप लोग। ये है आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद। ठीक है, पर्यावरणविद। ठीक है, और उसके साथ में चित्रकार भी है। तो मुख्य रूप से चित्रकार के रूप में तो ज्यादा नहीं, लेकिन मुख्य रूप से किसको? ये पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए इनका नाम अग्रणी है, और इसके लिए ही इन्हें कहा जाता है नर्मदा पुरुष। क्या कहा जाता है? नर्मदा पुरुष। तो ये अमृतलाल बेगड़ हैं। इनको फिर क्या? एक अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 2004 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में इनको मिला। अब क्यों मिला? इनकी रचनाएं देखिए इसलिए। ठीक है, रचना में तीरे तीरे नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा तुम कितनी सुंदर। यह प्रसिद्ध रचना है किसकी? अमृतलाल बेगड़ की। अमृतलाल बेगड़ का जन्म हुआ 3 अक्टूबर 1928 को। कहां पर हुआ? जबलपुर में। इनके द्वारा रचित रचनाओं में मुख्य रूप से आपकी कौन सी है? तीरे तीरे नर्मदा, फिर क्या है? नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, और उसके बाद है अमृतस्य नर्मदा। क्या नाम है? अमृतस्य नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा। एक और फिर इसके बाद देख लेना आप लोग, सौंदर्य की देवी नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि इन्हें हमने नर्मदा पुरुष या, ठीक है, की संज्ञा हमने यहां पर क्यों दी है। ठीक है, तो ये नर्मदा पुरुष हो गए कौन? अमृतलाल बेगड़।
अब उसके बाद हमारे लास्ट आधुनिक साहित्यकार में आते हैं, वो है आपके नरेश मेहता। नरेश मेहता का जो जन्म है वो 16 फरवरी 1922 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये नरेश मेहता का जन्म 16 फरवरी 1922 को शाजापुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? शाजापुर में। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म ग्वालियर में हुआ था, अमृतलाल वेगड़ का जन्म जबलपुर में हुआ था, उसी प्रकार से ये हमारे साहित्य रचनाकार है कौन? नरेश मेहता का जन्म ये कहां पर हुआ? शाजापुर में। और इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया। उस पत्रिका का जो संपादन हुआ है वो कहां से हुआ है? वो इंदौर से हुआ है। और उस पत्रिका का जो नाम है उसका नाम क्या है? चौथा संसार। क्या नाम है? चौथा संसार। तो चौथा संसार क्या है? एक पत्रिका, और इस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ है वो कहां से? इंदौर से हुआ है। इनकी रचनाओं की अगर बात करें हम, यहाँ पर रचना में इनकी एक आपकी अरण्य, प्रसाद पर्व, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। कि अरण्य पूछ लें या फिर क्या पूछ लें, प्रसाद पर्व ये किसकी रचना है? और उसी के साथ में ही कौन सी? चैत्या। क्या नाम? चैत्या और पुरुष। चैत्या और पुरुष ये रचनाएं भी किसकी हैं? तो ये किसकी है? नरेश मेहता की। ठीक है, चैत्या और पुरुष। चैत्या और ये होगा भैया यहाँ पे पुरुष। ये रचनाएं इनकी हुई किसकी? नरेश मेहता साहब की। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन भैया ये भी देखना है कि हम एमपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साहित्यकार संबंधित हर एक एग्जाम में अगर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा लगेगा, लेकिन उससे नहीं घबराना हमें। जो मेन रचना है उनके ऊपर भी और व्यक्ति विशेष जो साहित्यकार उनके ऊपर भी पूरी हमें पकड़ रखनी है, उनके बारे में जानकारी रखनी है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म ये 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहां पर? ग्वालियर में हुआ था भैया। इनके पत्र पत्रिकाओं में आता है वीर अर्जुन, और वीर अर्जुन के साथ में आता है राष्ट्रधर्म। उसके बाद राष्ट्रधर्म समन्वय धर्म के लिए किसने युद्ध लड़ा था? अर्जुन ने। तो वीर अर्जुन संबंध किससे है? अटल बिहारी वाजपेयी से। अब मेरी 51 कविता इनकी रचना है, संसद में 3 दशक। ठीक है, क्योंकि इनमें उसके साथ में संसद में खासा समय व्यतीत किया था। ठीक है, संसद में आज भी इनके गुणगान होते हैं। ठीक है, और उसके साथ में क्या? राजनीति की रपटीली राहें। कौन सी राहें? राजनीति की रपटीली राहें। केदी कबीराई की कुंडलियां, ये फेमस है भैया। ये देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन है यहाँ पर? केदी कबीराई की कुंडलियां। मृत्यु या हत्या और उसके साथ में हमारा बलिदान, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की क्या है? साहित्यिक रचना है। अमृतलाल वेगड़ की अगर बात करते हैं तो 3 अक्टूबर 1928 को इनका जन्म जबलपुर में हुआ है। ठीक है, जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ? नर्मदा नदी किनारे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अमृतलाल वेगड़ का संबंध किससे? जबलपुर से। नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध पर्यावरण चित्रकार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में मिला। रचनाओं की बात करें तो सब में क्या आता है? नर्मदा 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 नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, अमृत से नर्मदा, और सौंदर्य की देवी नर्मदा। ये भैया अमृतलाल वेगड़ साहब की रचना। नरेश मेहता है। नरेश मेहता का जो जन्म है वो 16 फरवरी 1922 को शाजापुर में हुआ। इनके द्वारा पत्रिका का प्रकाशन हुआ। पत्रिका का नाम है चौथा संसार। चौथा संसार कहां से? इंदौर में। रचनाओं में आपका अरण्य है, प्रसाद पर्व है, चैत्या और पुरुष है। ये हमारे साहित्यकार समाप्त हुए पढ़ने के हिसाब से। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ में टेस्ट देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।